आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 16 मुहावरे और लोकोक्तियां। तो मुहावरे क्या होते हैं बच्चों? ऐसे वाक्यांश जो अपना सामान्य अर्थ ना प्रकट करते हुए कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वो मुहावरे कहलाते हैं। और लोकोक्तियां, लोकोक्तियां एक लोगों के द्वारा कुछ कहावतें बनाई गई हैं अपने अपने स्थान के आधार पर। कुछ लोगों ने कुछ कहावतें सिद्ध की हुई हैं, वो लोकोक्तियां कहलाती हैं। तो आइए इस पाठ में पढ़ते हैं कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां। सबसे पहले पढ़ेंगे मुहावरे। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ देते हैं। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या फिर बातचीत। कभी कभी निरंतर प्रयोग एवं अभ्यास से कोई बात विशेष चमत्कारपूर्ण अर्थ देने लगती है, जिसे मुहावरा कहते हैं। जैसे अंगूठा दिखाना, आंसू पोंछना, ये क्या है? मुहावरे हैं। इनका अर्थ होगा साफ इनकार करना व दिलासा देना। यानी इनका कोई सामान्य अर्थ नहीं है। आंसू पोंछना का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आंसू पोंछ रहे हैं। आंसू पोंछने का मतलब है कि किसी को दिलासा देना, ठीक है। और अंगूठा दिखाने का मतलब ये नहीं है कि किसी को अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखाने का मतलब ये है कि किसी को साफ मना कर देना किसी काम के लिए। तो ऐसे वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करें, वो मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरसता, रोचकता, प्रभा और चमत्कार आ जाता है। इसके प्रयोग से भाषा सुंदर तथा प्रभावशाली हो जाती है। मुहावरों की विशेषताएं। मुहावरे अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में, मध्य में तथा अंत में किया जा सकता है। मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते, वाक्यांश होते हैं। मुहावरों के वास्तविक स्वरूप नहीं बदलता। जैसे अकिल का दुश्मन एक मुहावरा है, इसके जगह हम बुद्धि का दुश्मन प्रयोग करेंगे तो यह प्रयोग अशुद्ध होगा, ठीक है। तो क्या है, जो मुहावरा जैसे है उसके शब्दों में आप कोई बदलाव नहीं कर सकती। तो मुहावरे का प्रयोग जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही होगा, आप उसके शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ मुहावरे, उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग नीचे दिए जा रहे हैं, इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है अगर मगर करना, यानी टाल मटोल करना। होते हैं कुछ बच्चे आलसी होते हैं, अगर उन्होंने आपको एक काम बताए तो वो क्या करते हैं, अगर मगर करते रहते हैं, यानी टाल मटोल के, ठीक है अभी कर देंगे, बाद में कर देंगे, अब कर देंगे, जब कर देंगे। लेकिन क्या करते रहते हैं, वो बार बार उस काम को अगन मगन करते रहते हैं, झगन मगन करते रहते हैं। उन्हें वो काम करना नहीं होता, इसीलिए वो टाल मटोल करते रहते हैं, ठीक है। उसने मुझे सहायता देने का वायदा किया था, परंतु आज वह टाल मटोल कर रहा है, ठीक है। तो टाल मटोल करना यानी क्या करना, अगन मगन करना, कि मना कर देना कि मैं इस काम को, ठीक है, मना भी नहीं कर रहा, कर भी नहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद है आकाश से बातें करना, यानी बहुत ऊंचे कर होना, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जैसे कोई व्यक्ति जमीन से एकदम आसमान पर पहुंच जाता है, ठीक है, कहते हैं ना आकाश, आसमान ऊंचा हो गया इसका, वो कि आकाश से ऊंचा हो गया ये। तो आकाश से ऊंचा होने का मतलब ये है कि वो कुछ समय में ही इतना अमीर हो गया, इतना अमीर हो गया कि देखते देखते उसकी हालात इतने बदले कि आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसे एकदम से इतने आसमान की ऊंचाई को कैसे छू लिया। हिमालय की चोटियां आकाश से बातें करती प्रतीत होती है क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर होती है। आंखें दिखाना यानी इशारे से धमकाना। वो आपने देखा होगा कि आपकी मदर कभी कभी जब आप कोई गलती करते हैं तो वो दूर से आपको आंखें दिखा देती है, ठीक है। जैसे कोई मेहमान आ गए, आप उनके सामने कोई शरारत कर रहे हैं या फिर कुछ गलती कर रहे हैं, तो वो क्या करती है, वो दूर से आपको आंखें दिखा देती हैं जिससे कि आप उस गलती को ना करें। वो क्या करती है, आपको आंखों से ही धमकाने की कोशिश करती है आपकी गलती पर, ठीक है। तो मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं, मुझे आंखें मत दिखाओ। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, ठीक है। वो कभी कभी क्या होता है कि आपसे आपके जो बिल्कुल घनिष्ठ मित्र हैं, आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन कभी कभी वो भी आपको क्या कर देते हैं, आंखों में धूल झोंक देते हैं, यानी आपको धोखा दे देते हैं, ठीक है। आपकी पर्सनल बातों को या फिर आपकी किसी भी चीज को कैसे भी किसी दूसरे के सामने कह देना, या फिर आपके बीच किसी से लड़ाई झगड़ा करवा देना, तो वो भी कभी कभी क्या कर देते हैं, आपकी आंखों में धूल झोंक देते हैं, आपको धोखा दे देते हैं। चोर सबकी आंखों में धूल झोंककर चोरी करने में सफल हो गया। उसके बाद है आसीन का सांप यानी धोखेबाज मित्र। ऐसे धोखेबाज मित्र होते हैं कि जैसे आप दो अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, अभी वो क्या करेगा, आपका कोई कॉमन फ्रेंड है, कोई तीसरा मित्र है आपका, ठीक है, तो वो आपका आसीन का सांप यानी धोखेबाज मित्र जो होगा वो क्या करेगा, आपसे आपकी बातें करेगा और उधर भी जाके आपसे आपकी बुराई करेगा, ठीक है। तो बात जो इधर की उधर करते हैं, आपकी चुगली करते हैं, आपके लिए कुछ गलत करते हैं, पीठ पीछे आपके लिए कुछ गलत बातें कहना या फिर आपके लिए गलत सोचना,
आपके लिए कुछ गलत करना, वो ऐसे धोखेबाज मित्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, आसीन के सांप कहलाते हैं। तुम उसे अपना मित्र कहते हो, पर देख लेना वह तुम्हें धोखा अवश्य देगा, क्योंकि मैं तो आसीन का सांप है। ठीक है, तो धोखेबाज मित्र होते हैं वो हमेशा कभी ना कभी आपको धोखा जरूर देते हैं। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना मतलब निकालना। जब बच्चों को कोई काम होता है तो वो क्या करते हैं, जो भी उन्हें लगता है कि वो भी चीज वो आप अपने माता पिता को किसी भी चीज से कैसे खुश कर सकते हैं तो वो करते हैं। उन्हें लगता है कि वो किस तरह से और कैसे अपना उल्लू सीधा करवा सकते हैं। तो बच्चे जानते हैं कि अगर उन्हें अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से कोई बात मनवानी है तो उन्हें अपना उल्लू कैसे सीधा करना है, यानी उन्हें कैसे उन्हें मनाना है। दूसरों को चाहे कितना भी नुकसान उठाना पड़े, उसे तो अपना उल्लू सीधा करने से ही काम है। कुछ होते हैं चालाक व्यक्ति, तो उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें केवल अपना उल्लू सीधा करने से मतलब होता है, यानी केवल अपना काम निकालने से मतलब होता है। तो आज की दुनिया है भी ऐसी, किसी को किसी से किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, सबको केवल अपना उल्लू सीधा करना होता है, सबको केवल अपने काम से मतलब होता है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कुछ आपके घर परिवार में, इधर उधर रिश्तेदारी में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर देखा होगा आपने, जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करता रहता है, यानी केवल अपनी ही प्रशंसा करते रहता है। हर चीज में केवल अपनी ही बड़ाई मारता रहता है, अपनी प्रशंसा करता रहता है, अपनी अच्छी बातें करता रहता है। तो आप ऐसे व्यक्ति से हमेशा बोर हो जाते हैं। आप कहते हैं कि भाई इसको तो कोई काम ही नहीं है, से जब देखो ये यही बातें करता रहता है कि हाँ मेरा ये या मेरा वो, या मैंने ऐसा किया या फिर मैंने वैसा किया, मेरे साथ ये अच्छा है या मेरे साथ वो अच्छा है। तो केवल अपनी ही बातें करना, अपनी ही प्रशंसा करते रहना क्या है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो कोई और उसकी तारीफ नहीं करता, वह तो खुद ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। लोहा मानना यानी श्रेष्ठ मानना। तो कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, ठीक है, जबकि वो होते नहीं। आज बड़े बड़े देश भी भारतीय वैज्ञानिकों का लोहा मानने लगे। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा, ठीक है। तो आंखों का तारा इसका मतलब ये नहीं है आंखों में कोई तारा है या आंखों का कोई तारा है। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, ठीक है। तो बच्चे जो है अपने माता पिता के हमेशा आंखों के तारे होते हैं, यानी बच्चे अपने माँ बाप के लिए बहुत ही प्रिय होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक कहावत है कि श्रवण कुमार जो थे वो अपने माता पिता की आंखों के तारे थे, ठीक है, क्योंकि अपने माता पिता के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे श्री कृष्ण यशोदा की आंखों का तारा थे। हर बच्चा अपनी माँ के, अपने पिता के आंखों का तारा होता है, क्योंकि वो हर बच्चा अपने माता पिता के लिए बहुत ही प्रिय होता है। आसमान से पर उठाना यानी बहुत शोर मचाना। तो जब घर में कुछ बच्चे आपके अपने भी हैं, कुछ आपके रिश्तेदारों के आ गए, कुछ पड़ोसियों के आ गए, जब इतने सारे बच्चे कई बार घर में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं, आसमान सिर पर उठा देते हैं। क्या है, घर में सभी कहते हैं कि भाई तुमने इतना शोर मचा रखा है, इतना परेशान कर रखा है कि आसमान सिर पर उठा रखा है। तो उसका मतलब ये नहीं कि उन बच्चों ने आसमान अपने सिर पर उठा लिया, नहीं, यानी बहुत शोर कर रखा है। तो इसीलिए बच्चों को गुस्से में कहा जाता है कि तुमने आसमान सिर पर उठा लिया, यानी बहुत शोर मचा रखा है। अध्यापक की कक्षा से बाहर निकलते ही छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया। तो जब कक्षा से अध्यापक चले जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं, उनके जाते ही शोर मचाने लग जाते हैं, यानी क्या करते हैं, वो कक्षा को आज कक्षा में सब बच्चे क्या करते हैं, आसमान सिर पर उठा लेते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी वास्तविकता का ज्ञान होना। कई बार कहते हैं ना बच्चे कि हाँ जब थोड़े बड़े हो जाते हैं कुछ होता है, ठीक है हम तो चले जाएंगे बाहर, हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ठीक है। तो घर वाले क्या कहते हैं, घर वाले हमेशा उन्हें एक ही कहावत कहते हैं कि ठीक है एक बार बाहर जाके देखो, तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, यानी वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता कितनी बुरी है, वास्तविकता में बहुत अलग बदलाव है, कि आपको पता चल जाएगा कि चीजें कैसे होती है, घर चलाना ये सब चीजें कितनी मुश्किल होती है। अभी तो पिताजी की कमाई पर मौज उड़ा रहे हो, जब कमा कर खर्च करोगे तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। तो कहते हैं ना बच्चों को जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं या थोड़े कमाने लायक बच्चे हो जाते हैं तो उनसे क्या कहते हैं, उनसे यही कहा जाता है कि अभी तो तुम्हारे पिताजी की कमाई चल रही है तो तुम मौज उड़ा रहे हो, जब तुम खुद कमा कर खर्च करोगे तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, यानी तुम्हें पता चल जाएगा कि खर्च करना क्या होता है, पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं और कैसे खर्च किए जाते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी दुष्टता का जवाब दुगनी शक्ति से देना, ठीक है। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी अगर कोई आपको गलत कह रहा है तो आप उसका उल्टा रिप्लाई जो है वो भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करेगा तो आप भी उसके साथ ऐसे ही बदतमीजी करेंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत बोलता है या गलत कहता है तो क्या है कि आप भी उसको उल्टा वैसे ही कहेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि वो व्यक्ति चुप हो जाएगा, जब
कोई आपको गलत कहेगा तो आप भी उसको गलत कहिए, तो उसको क्या है, उसको समझ आ जाएगा कि उसने क्या कहा है। ठीक है। शत्रु के अचानक हमला किए जाने पर भारतीय सेना ने भयंकर आक्रमण द्वारा ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों के बाद मिलना। कभी कभी जैसे आपके कोई रिश्तेदार कभी कभी आते हैं, कुछ आते हैं, तो आपके घर वाले कहते हैं ना कि भाई आप तो ईद का चांद ही हो गए, यानी बहुत दिनों बाद मिली हो। तो जब कोई आपको कभी कभी मिलता है, बहुत दिनों बाद दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि भाई ईद का चांद हो गए हो तुम। ईद का चांद मतलब जो कभी कभी दिखाई देता है, बहुत दिनों बाद मिलता है। अरे मित्र, आजकल कहाँ रहते हो, दिखाई नहीं देते, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। उंगली पर नाचना यानी वश में रखना। तो क्या है, कुछ व्यक्ति जो होते हैं जो सोचते हैं कि हर काम हमारी मर्जी से चले, यानी जैसा हम कहें वैसा ही हो, यानी वो सोचते हैं कि हर कोई हमारी उंगली पर नाचे, यानी जैसा हम इशारा करें, जैसा हम कहें बिल्कुल वैसा ही हो। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति हर घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर होता है जो सोचता है कि जैसा हम चाहें, जैसा हम सोचे वैसा ही हूँ। श्यामलाल की पत्नी उसे सदा अपनी उंगली पर नचाती रहती है। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, फौरन सहारा पाकर सब अधिकार पाने का प्रयत्न। ठीक है। कई बार क्या होते हैं, कोई बेसहारा लोग है, कुछ है, आप उनको सहारा देने की कोशिश करो, तो वो क्या करते हैं, वो उंगली पकड़कर आपका पहुंचा पकड़ने की कोशिश करते हैं, यानी सोचते हैं कि थोड़ा सहारा मिलेगा, तो वो धीरे धीरे हर चीज पर अपना हक जमाने लगते हैं। ठीक है। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, परंतु धीरे धीरे पूरे देश पर शासन करने लगे। या तो उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने वाली बात हो गई। तो जब अंग्रेज भारत में आए थे तो वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। धीरे धीरे व्यापार करते करते उन्होंने भारत में अपना शासन करना शुरू कर दिया और भारत के लोगों को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। ठीक है। और भारत को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की। तो इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो ये बनी कहावत सिद्ध कर दी कि उनको उंगली पकड़ाई तो उन्होंने उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पर पकड़ लिया। ऊंट के मुंह में जीरा होना यानी वस्तु का आवश्यकता से बहुत कम होना। ठीक है। तो ऊंट के मुंह में जीरा यानी वस्तु का आवश्यकता से बहुत ही कम होना। पहलवान को नाश्ते में 2 रोटी तथा 1 कप दूध देना ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। यानी एक पहलवान व्यक्ति है, अब वो कुश्ती लड़ता है, उसको बहुत मेहनत की जरूरत है, तो उसको उतने ही खान पान की भी जरूरत है। अब उसको केवल 2 रोटी 1 कप दूध दे दोगे तो उसका क्या होगा। ठीक है। तो उसके लिए क्या कहावत हो गई कि ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया, यानी इतना बड़ा व्यक्ति, इतना पहलवान व्यक्ति, बलशाली, और उसको केवल 2 रोटी और 1 कप दूध दिया जा रहा है, तो यानी क्या है वो ऊंट के मुंह में जीरा। यानी इतने बड़े ऊंट के मुंह में अगर आप जरा सा जीरा डाल दोगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ डाला भी है। एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी पूर्ण प्रयास करना। ठीक है। तो कभी कभी कोई काम ऐसा होता है जो आप बहुत करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपसे नहीं हो पाता। आप क्या कहते हैं कि भाई मैं, जैसे कोई चीज है, आप किसी चीज को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज का कोई लॉक लग गया या कोई चीज हो गई, आप उसको बहुत प्रयत्न कर रहे हैं खोलने का कि किसी तरह से ये खुल जाए या किसी तरह से ये ठीक हो जाए। तो क्या करते हैं, आप कहते हैं कि एडी चोटी का जोर लगा लिया, यानी पूरा प्रयास कर लिया लेकिन तब भी ये काम नहीं हो पाया, है ना। इस परीक्षा में पास होना आसान नहीं है, तुम्हें एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, यानी तुम्हें बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। कलई खुलना यानी भेद खुलना। ठीक है। अपराधी अपने अपराध को छिपाने का कितना भी प्रयास करे, एक न एक दिन उसकी कलई खुलती जाती है, यानी कभी ना कभी उसका भेद जरूर खुल जाता है। तो कोई भी कभी भी कितनी भी कोशिश कर ले तो कभी ना कभी उसकी कलई जरूर खुल जाती है। कलेजे पर सांप लौटना या फिर इसका मतलब क्या है, ईर्ष्या होना। वो जब भी कभी आप देखते होंगे आपके पड़ोस में इधर उधर किसी के पास कोई नई चीज आई है, ये बहुत अच्छी आई है, जो आपको बहुत अच्छी लग रही है, या तो आप क्या करते हैं, आपको उसे देखकर ईर्ष्या होने लग जाती कि काश ये हमारे पास होती, या फिर ये हमारे पास भी होनी चाहिए थी, इसके पास वो है। तो आप क्या है, दूसरों की चीज को देखकर कई बार ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जलन करने लग जाते हैं। तो जब हम किसी की कोई अच्छी चीज देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो क्या होता है, हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगता है। कृष्ण स्वरूप की व्यापार में अत्यधिक प्रगति को देखकर कुछ दुकानदारों की कलेजे पर सांप लौटने लगता है। कलेजा ठंडा होना यानी संतोष होना। ठीक है। जब आप परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, आप प्रथम श्रेणी पर आते हैं, तो क्या है, आपके माता पिता का जो कलेजा है वो एकदम ठंडा हो जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत सफल हो रही है, क्योंकि वो इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाते लिखाते हैं, इतना आगे बढ़ाते हैं। तो जब आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनको अच्छे मार्क्स दिखाएंगे, तो क्या है, उनके कलेजे को ठंडक मिलती है, उनको संतोष मिलता है कि ठीक है, उनकी मेहनत सफल हो रही है।
जब हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई गई तो मेरा कलेजा ठंडा हुआ, यानी मुझे संतोष मिला। कमर कसना यानी तैयार हो जाना, ठीक है। तो जब आप पूरे साल तो आप क्या करते हैं, खेलते रहते हैं, ठीक है, अपने मनोरंजन चीजों में लगते हैं। एग्जाम आता है तो आप क्या हो जाते हैं, एकदम कमर कस लेते हैं कि ठीक है अब परीक्षा आ गई है, अब हमें डटकर मेहनत करनी है। तो परीक्षा के दौरान बच्चे क्या करते हैं, अपनी कमर कस लेते हैं कि ठीक है अब हमें पास होना है, तो इसलिए अब हमें मेहनत करनी है। अफसर ने कहा, जवान शत्रु ने हमला कर दिया है, उसे सबक सिखाने के लिए कमर कस लो, यानी एकदम तैयार हो जाओ। काम तमाम कर देना यानी मार देना, ठीक है। तो जब कहते हैं ना कि भाई अब तो मैंने इसका काम तमाम कर दिया, अब इसको मार दिया। जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, आपको गुस्सा आपके ऊपर हावी हो जाता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आप क्या करते हैं, उसका काम तमाम कर देते हैं। फिरौती न मिलने के कारण अपहरणकर्ताओं ने अपहृत बालक का काम तमाम कर दिया, यानी इसको मार दिया। काम आना यानी युद्ध में मारा जाना। तो कारगिल युद्ध में अनेक भारतीय सैनिक भी काम आए, ठीक है, यानी मारे गए। काया पलट हो जाना यानी परिवर्तन हो जाना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की काया पलट हो गई, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की जो दशा थी वो एकदम बदल गई, ठीक है। इसके बाद है कान खड़े होना यानी सतर्क होना, चौंक जाना, ठीक है। तो जब भी चौंक जाना, जब कोई हम ऐसी खबर सुनते हैं कि वो हमें हैरान कर देती है, जो हमें लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तो उसे सुनते ही हमारे क्या होता है, कान खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसी बात, कहीं कोई बात कर रहा हो आपस में और कहीं आपको लगे कि आपके बारे में कोई बात चल रही होती है, तो क्या होता है, आपके कान खड़े हो जाते हैं। कान खड़े हो जाते हैं यानी आप ध्यान से उनकी बातों को सुनने लग जाते हैं कि कहीं आपके बारे में तो कोई बात नहीं चल रही। जब पता चला कि सीधा साधा दिखने वाला एक युवक आतंकवादी है, तो सबके कान खड़े हुए। कान पर जूं तक न रेंगना, जरा भी असर न होगा। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं घर में जिन पर आप कुछ भी कहते रहे, किसी भी काम को कहते रहे, वो एक बार में उठ के नहीं देती, यानी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती, ठीक है। तो आप कितना ही बोलते रहे, उनके मार ले, उनके पिटाई कर ले, पढ़ने के लिए बोलते रहे या फिर किसी काम के लिए बोले, उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता, यानी उन पर जूं तक नहीं रेंगती, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती कि उन्हें कोई कुछ बोल रहा है। सभी ने जनपद को समझाया कि बुरे लोगों का साथ छोड़ दे, परंतु उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। कान भरना यानी चुगली करना, ठीक है। तो क्या है कि कुछ होते हैं ना मित्र आपस में, एक दूसरे की उनको आदत होती है एक दूसरे की चुगली करना, ठीक है। इधर इस मित्र से ये बात सुन ली, दूसरे से ये सुन ली, इसकी जाके उसको कह दी या उसकी जाके इसको कह दी। तो कान भरना, अगर हम किसी के विरुद्ध, कोई किसी के प्रति गुस्सा है, ठीक है, और उसके प्रति उसी के बारे में जाके बातें कह दे, उसी के खिलाफ बातें कह दे, तो उसे क्या कहते हैं, कान भरना यानी चुगली करना। कुछ लोग अपने साथियों के बारे में अफसरों के कान भरते रहते थे। खाक छानना यानी मारे मारे फिरना। आजकल असंख्य पढ़े लिखे युवक नौकरी की तलाश में खाक छानते फिरते हैं, यानी मारे मारे फिरते हैं। तो बहुत सारे बच्चे आज के समय में ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई समाप्त हो गई है, जो अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन खाक छानते फिर रहे हैं, यानी उनके पास नौकरियां नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी बच्चे हैं जो खूब पढ़े लिखे हुए बैठे हैं, लेकिन आज भी उनके पास, कुछ बच्चों के पास नौकरियां नहीं है। खून पसीना एक करना, जी तोड़ मेहनत करना, ठीक है। तो जो मजदूर व्यक्ति होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने घर खर्च चलाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, यानी खूब मेहनत करते हैं, जिससे कि वो अपने परिवार का खर्च चला सके। भारतीय किसान खूब खून पसीना एक करके अन्न उगाते हैं। भारतीय किसान लोग जो है वो बहुत मेहनत करके अनाज उगाते हैं, ठीक है, जी तोड़ मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके दुनिया में हर व्यक्ति को अन्न मिलता है। गागर में सागर भरना यानी थोड़े शब्दों में अधिक बात कह देना, ठीक है। तो आपके शिक्षक या फिर आपके माता पिता, कई बार जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, आप किसी की बातों को समझने का प्रयास नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, थोड़े शब्दों में आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, यानी गागर में सागर भरने वाला काम करते हैं, कुछ शब्द कहते हैं कि जिससे आपको समझ में आ जाए। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है, यानी बिहारी और कबीर के दोहे अगर आप पढ़ेंगे तो आप उन दोहों में, दोहे बहुत छोटे हैं लेकिन उनमें बहुत गहरी बातें हैं, यानी बहुत सारी समझने की बातें हैं। अगर आप उन दोहों को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन दोहों में बिहारी जी ने, कबीर जी ने छोटे से दोहों में बहुत बड़ी बड़ी बातें समझाई हैं, यानी थोड़े में ही बहुत कम समझा दिया है। गीदड़ धमकी यानी कोरी धमकी। कुछ लोग होते हैं ना कि
गीदड़ धमकी देते हैं कि यानी बस बोलने बोलने के होते हैं, उन्हें करना कुछ नहीं होता, सिर्फ डराने डराने के होते हैं। ठीक है, तो यानी ये क्या होती है, कोड़ी धमकी। मैं तुम्हारी गीदड़ धमकी में आने वाला नहीं हूँ, कि मैं जानता हूँ कि तुम बस ऐसे ही बोलने वाले हो, तुम्हारे बस की कुछ करना नहीं है। गुड़ गोबर कर देना, बना बनाए खेल बिगाड़ देना। इतने अच्छे कार्यक्रम के बीच में वर्षा ने आकर गुड़ गोबर कर दिया, यानी सब कुछ खराब कर दिया। गिरगिट की तरह रंग बदलना, यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति जिनका अपना कोई सिद्धांत नहीं है, जो कभी भी कैसे भी गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। तो गिरगिट हमेशा अपना रंग बदलता रहता है, इसीलिए जो व्यक्ति कभी किसी के नहीं होते, आपके सामने आपकी, किसी और के सामने उनकी, किसी और उसके बाद किसी और के सामने उनकी, तो हर किसी के साथ जिसको जैसा देखते हैं उसके साथ ही वैसे हो जाते हैं। यानी उनका अपना कोई सिद्धांत नहीं होता, किसी ने अच्छा कहा तो अच्छा, बुरा कहा तो बुरा, या फिर किसी ने कैसे भी कहा तो वो वैसे ही हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अपना कोई सिद्धांत नहीं होता, वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनके अपने कोई लक्ष्य नहीं है, वो दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, चाहे किसी ने अच्छा कहा हो, चाहे किसी ने बुरा कहा हो। उनका अपना जीवन में कोई सिद्धांत नहीं है, वो हर चीज दूसरों के बताए अनुसार ही कहते हैं, करते हैं। आजकल के अधिकांश नेता गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना, तो वो कहते हैं ना कि भाई आज तो बहुत खुशी की बात है, आज तो ये सब हो गया, आज तो भारतीय टीम जीत गई, तो अब तो घी के दिए जलाओ। ठीक है, तो जब रामचंद्र जी आए थे अयोध्या में वापस लौट के, तो लोगों ने क्या किया था, घी के दिए जलाए थे, यानी खुशियां मनाई थी। तो इसीलिए ये कहावत, ये मुहावरा दिया गया है कि जब कोई बहुत खुशी मनाता है तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि घी के दिए जलाओ, ये आज ये खुशी का दिन है। 2020 वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में भारत की जीत पर भारत के खेल प्रेमियों ने घी के दिए जलाए। इसके बाद है घुटने टेकना, यानी पराजय स्वीकार कर लेना। तो जब हम किसी चीज के सामने, जब हम किसी को समझाकर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम यहाँ पर हमारा काम नहीं होगा, तो हम वहां पर क्या कर देते हैं, घुटने टेक लेते हैं, यानी हार मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारा ये काम नहीं होने वाला। जब हम किसी काम को कोई प्रयास करते रहे और तब भी वो सिद्ध नहीं हो पाता, तो आप क्या कर देते हैं, उस काम के सामने घुटने टेक देते हैं कि आप जानते हैं कि अब वो आपका काम नहीं हो सकता। इतनी विपत्तियां सहने पर भी राणा प्रताप ने अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकोक्ति। तो यहाँ पर अब आप कुछ लोकोक्ति के बारे में पढ़ेंगे। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति दो शब्दों के मेल से बना है। ये लोगों के अनुभव, घटना अथवा तथ्य पर आधारित होती है। इनके प्रयोग से कथन रोचक और प्रभावशाली हो जाता है। इनका प्रयोग स्वतंत्र वाक्यों की भांति होता है। समाज में लोगों के अनुभव, घटना अथवा तथ्य पर आधारित प्रचलित कथन को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। तो लोगों द्वारा कुछ कहावतें बनाई गई है, अपने अनुभव, तथ्य, घटना के आधार पर उन्होंने कुछ कहावतें सिद्ध करी है, जिनका अपना कोई अर्थ होता है। लोकोक्तियों के उदाहरण, अर्थ तथा वाक्य प्रयोग सही। ठीक है, तो सबसे पहले लोकोक्ति है आपकी, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कपटपूर्ण व्यवहार। ठीक है, कि मुंह में तो राम राम है, ठीक है, और बगल में क्या है, छुरी, यानी आप दिखा तो रहे हैं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आप अंदर से कैसे हैं, अंदर से आपके मन में कूड़ा भरा हुआ है, यानी अंदर से आपका व्यवहार बहुत ही गंदा है। यानी व्यवहार तो आपका कपटपूर्ण है, लेकिन आप बोलकर मीठा दिखा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का कोई फायदा नहीं है जो दिखावे में आपके सामने अच्छा है लेकिन अंदर से बहुत ही गंदा हो। अरे भाई, विकास से बचकर रहना। ऊपर से वह जितना दोस्त दिखता है, भीतर से उतना ही कपटी है। यानी ऊपर से तो वो दोस्त बन के दिखाता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर कपट भरा हुआ है। उस पर तो यही उक्ति चरितार्थ होती है, मुंह में राम और बगल में छुरी, यानी मुंह में केवल राम है, बाकी बगल में वो छुरी लिए घूमता है। भैंस के आगे बीन बजाना, यानी मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। जब आपकी कोई बात को समझता नहीं है, घर परिवार में आपने देखा होगा, तो एक कहावत बोलते हैं कि ठीक है, इससे बात करना तो बेकार है, इससे बात करना, इसका मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। यानी आप भैंस के सामने कितना ही बीन बजाते रहे, उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति के सामने आप कितना ही उसको कुछ समझा लो या उसके सामने कुछ भी बोल लो, उस पर आपकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग क्या किया है, अरे तुम उस मूर्ख के सामने शास्त्रों की चर्चा कर रहे हो, उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है। ठीक है, यानी भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है, उस पर कोई भी असर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मूर्ख व्यक्ति के सामने कुछ भी कहना बेकार है, उस पर किसी भी बातों का कोई असर नहीं होगा। इसके बाद है दूध का दूध, पानी का पानी, यानी सच्चा न्याय। जब आप कहते हैं ना कि ठीक है,
ये मेरे पास ये सबूत है, यानी ये वीडियो देख लो, या फिर उससे पूछ लो। जैसे आपके दो के बीच में झगड़ा हो जाए, कोई तीसरा व्यक्ति वहां पर रहता है, तो आप क्या कहते हैं कि भाई इससे पूछो ऐसा हुआ था या ऐसा नहीं हुआ था। अभी दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी। इसका मतलब ये नहीं कि दूध के अंदर से दूध अलग निकल के हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सही बात साबित हो जाएगी कि सच क्या है। दूध का दूध पानी का पानी, इसका मतलब ये है कि जो सच है वो सामने आ जाएगा। आज न्यायाधीश ने अपराधियों को सजा सुनाई और निरपराध व्यक्तियों की रिहाई का आदेश दिया। इसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो गया, सच का फैसला हो गया, यानी सच्चा न्याय जो है वो साबित हो गया। इसके बाद है पोता चरण बाजे घरा, यानी अयोग्य व्यक्ति अपने गुणों तथा योग्यता का अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता है, ठीक है। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर योग्यता कम होती है, लेकिन उसके बाद भी वो खूब बढ़ा चढ़ाकर अपने बारे में बताते रहते हैं कि हाँ हम तो ये हैं, हम वो हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, पोता चना और बाजे घना, ठीक है। यानी वो अंदर से खोखले होते हैं, लेकिन अपने आप को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, अपने आप को बहुत ही गुणवान धनी बताते रहते हैं, ठीक है। माधव सिंह थोड़ा पोथी पत्रा देख लेता है, परंतु वह अपने को रोज ज्योतिषी कहता फिरता है। किसी ने ठीक ही कहा है, पोता चना बाजे घना, ठीक है, कि वो अपने आप को महान ज्योतिषी समझता है, जबकि थोड़ा बहुत पत्रा देखना इनसे आता है। इसी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली की ही जीत होती है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि कोई कुश्ती लड़ रहा है या फिर कोई आपस में लड़ रहा है, चाहे कोई वकील लड़ रहा हो, चाहे कोई कुश्ती लड़ रहा हो, चाहे वो कोई खेल के मैदान में लड़ रहा हो, तो हर व्यक्ति जो शक्तिशाली होगा उसी की जीत होती है, ठीक है। अमेरिका की तूती बोलती है, सारे संसार में उसकी दादागिरी चल रही है। किसी ने सच कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो शक्तिशाली होगा केवल वही जीत सकता है। होता पहाड़ निकली चुइया, यानी परिश्रम अधिक फल कम, ठीक है। तो कभी कभी आप क्या करते हो कि आपने अपनी परीक्षा के लिए बहुत सारा पढ़ लिया, लेकिन जो आपने छोड़ा था पढ़ने के लिए वही आपकी परीक्षा में आ जाता है, ठीक है। तो उस पर आपको क्या लगता है कि अरे ठीक है, मैंने तो इतना सब पढ़ा था लेकिन तब भी कुछ नहीं आया, यानी खोदा पहाड़ निकली चुइया, इतना परिश्रम करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली। सेठ रामलाल ने 20 लाख रुपए लगाकर कपड़ों की दुकान खोली, मगर साल के अंत में मुनाफा हुआ केवल 20,000। इसे कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुइया, यानी इतना करने के बाद भी उन्हें कोई बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़ होना, ठीक है। तो कहते हैं ना कि भाई जैसे घर में कोई बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति होता है, तो उसके सामने कोई पढ़े लिखे वाली बात करो, या कोई कि हाँ यहाँ पे ऐसे हुआ या आज वैसे हुआ, तो क्या है कि हम कहते हैं कि ठीक है भाई तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम तो काला अक्षर भैंस बराबर हो, यानी तुम्हें नहीं आता पढ़ना लिखना, या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। ऐसे ही किसी अनपढ़ व्यक्ति को अगर आप पत्र लिख के दो तो उसको समझ नहीं आएगा क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी अनपढ़ व्यक्ति जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो जो व्यक्ति को कुछ नहीं आता, वो किसी व्यक्ति की चीज से अनजान रहता है, तो उसके सामने आप उसकी विपरीत बातें करोगे, यानी अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है उसके सामने पढ़े लिखों वाली बात करोगे तो उसको समझ में नहीं आएगी। या फिर आप क्या करोगे, डॉक्टर के सामने आप किसकी बात करेंगे, डॉक्टर के सामने किसी मजदूरी वाली बात करें या कुछ करें तो उनको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो जो व्यक्ति जैसा है, जिसको जो काम आता है उसको वही समझ में आता है। किसी अपोजिट व्यक्ति को आप कोई चीज बताएंगे या कुछ करेंगे तो वो क्या है, बेकार है। हमारा नौकर पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। कहा राजा बोझ, कहा गंगू तेली, दो व्यक्तियों के गुणों में बहुत अंतर होना, ठीक है। तो दो व्यक्ति हैं लेकिन दोनों के गुणों में बहुत अंतर होना, इसीलिए एक कहावत बनाई गई है कि कहा तो राजा बोझ और कहा गंगू तेली, ठीक है, कि वो तो कितने महान है और कहा गंगू तेली है, ठीक है। तुम इस गायिका की तुलना लता मंगेशकर से कर रहे हो, अरे भाई कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली की, कहाँ वो कितनी महान गायिका है और कहाँ ये छोटी सी गायिका, तो इसकी तुलना तुम इनसे कैसे कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर आपने कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ी है। तो मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे जिनका अपना कोई विशेष अर्थ होता है। मुहावरों का अपना कोई सामान्य अर्थ नहीं होता, इनका अपना ही कोई विशेष अर्थ होता है। और लोकोक्तियां क्या होती है, जो लोगों ने अपनी कहावत, अपने अभ्यास, अपने अनुभव के आधार पर कुछ कहावतें बनाई हैं, वो आपकी लोकोक्तियां हैं। तो यहाँ पर आपने कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां इस पाठ में पढ़ी है, आप अभ्यास में इन्हें फिर से पढ़ेंगे। कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां जो आपके आसपास आपने सुनी हो, उन्हें लिखकर, उनके अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग करने की का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।
है।